एक ऐसा राक्षस जो आधी रात को आपके दरबार में 2 खोपड़ियां फेंक कर कहे, इनकी पहचान करो वरना कल सुबह मैं तुम्हारी पूरी प्रजा को जिंदा चबा जाऊंगा। उज्जैनी की गलियां सूनी हो चुकी थीं, लोग जान बचाकर भाग रहे थे और राजा के सबसे बड़े ज्ञानी भी डर के मारे मौन थे। आखिर क्या था उन 2 खोपड़ियों का वो काला सच जिसे ना विज्ञान जानता था और न ही कोई शास्त्र। चलिए जानते हैं कालिदास और उस राक्षस की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। न्याय और शौर्य की नगरी उज्जैनी के राज दरबार में उस दिन सब कुछ सामान्य था। जब महाराज विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा की समस्याओं का निवारण कर रहे थे, तभी अचानक सभा का वातावरण भारी हो गया और धुआं सा छा गया। देखते ही देखते एक विकराल और भयावह राक्षस बीच दरबार में प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी और हाथ में 2 पुरानी धूल भरी मानव खोपड़ियां थीं। उसने वे खोपड़ियां महाराज के चरणों के पास रखीं और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, हे विक्रमादित्य, पूरे आर्यावर्त में आपकी बुद्धि और रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के चर्चे हैं। आज मैं स्वयं आपकी इसी विद्वत्ता की अग्नि परीक्षा लेने आया हूं। ये 2 खोपड़ियां देखिए, इनमें से एक पुरुष की है और दूसरी स्त्री की। यदि आप वास्तव में महान ज्ञानी हैं तो 7 दिनों के भीतर इनकी पहचान करके दिखाइए। याद रहे, मैं 8वें दिन ठीक इसी समय लौटूंगा। यदि उत्तर सटीक हुआ तो मैं शांत लौट जाऊंगा, अन्यथा आपके स्वैभवशाली राज्य के हर एक मनुष्य और पशु को मैं अपना निवाला बना लूंगा। अपनी गूंजती हुई अट्टहास के साथ वो राक्षस पलक झपकते ही हवा में विलीन हो गया। राक्षस के जाते ही पूरे दरबार में शमशान जैसी शांति छा गई। दरबारी भय के मारे कांप रहे थे और एक दूसरे का मुख ताक रहे थे। महाराज ने गंभीर होकर अपने नवरत्नों की ओर देखा, वे विद्वान जिनमें महाकवि कालिदास जैसे तेजस्वी मस्तिष्क शामिल थे। महाराज ने पूछा, क्या आप में से कोई इस पहेली का उत्तर जानता है? परंतु काल के उस भय के सामने बड़े बड़े पंडितों की वाणी भी मौन हो गई। सब ने असमर्थता में अपने सिर झुका लिए। चिंतित और व्याकुल होकर महाराज ने सभा स्थगित कर दी और भारी कदमों से अपने अंतःपुर की ओर प्रस्थान किया। यह दुखद समाचार नगर में किसी विषैली वायु की तरह फैल गया। प्रजा के बीच ये बात आग की तरह फैल गई कि महाराज पहेली सुलझाने में असमर्थ हैं और राक्षस का कहर टूटने वाला है। देखते ही देखते उज्जैनी की गलियों में हाहाकार मच गया। लोगों में अपनी जान बचाने की ऐसी होड़ लगी कि एक नियमित भगदड़ शुरू हो गई। देखते ही देखते वो समृद्ध नगरी शमशान की तरह सूनी होने लगी। यहां तक कि वे नवरत्न जिन्हें अपनी विद्वत्ता पर गर्व था, वे भी अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर गए। अंततः पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति बचा था, महाकवि कालिदास। जब सब विद्वान, योद्धा और मंत्री भय के कारण उज्जैनी छोड़कर भाग गए, तब कालिदास चुपचाप अपने घर में बैठे उस पहेली के बारे में विचार कर रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या सच में इन खोपड़ियों का रहस्य इतना कठिन है या इसका उत्तर किसी सरल सत्य में छिपा है? अगले दिन वे स्वयं महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले, महाराज, चिंता त्याग दें, मैं इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय और एक प्रयोग करने की अनुमति चाहिए। महाराज की आंखों में आशा की किरण जगी। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। कालिदास ने उन दोनों खोपड़ियों को मंगवाया। उन्होंने एक पतली लोहे की सलाई ली और ध्यानपूर्वक पहली खोपड़ी के कान में डाली। सलाई एक कान से डालकर सीधे दूसरे कान से बाहर निकल गई। फिर उन्होंने दूसरी खोपड़ी उठाई, उसी तरह सलाई कान में डाली, लेकिन इस बार सलाई भीतर जाकर मुंह से बाहर निकली। कालिदास मुस्कुराए, उन्हें उत्तर मिल चुका था। 7वां दिन बीत गया। 8वें दिन आधी रात को वही भयानक राक्षस पुनः प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही क्रूर चमक थी। विक्रमादित्य, वो गर्जा, क्या तुमने उत्तर खोज लिया या अब तुम्हारा राज्य मेरा भोजन बनेगा? महाराज कुछ कह पाते उससे पहले कालिदास आगे बढ़े। हे राक्षस, कालिदास शांत स्वर में बोले, इनमें से पहली खोपड़ी एक ऐसे पुरुष की है जो भी सुनता था उसे तुरंत भूल जाता था।
एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। और दूसरी खोपड़ी एक ऐसी स्त्री की है जो भी सुनती थी उसे अपने भीतर रखती थी और सोच समझकर बोलती थी। राक्षस कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान झलकने लगा। तुमने न केवल पहचान की बल्कि मानव स्वभाव का गूढ़ रहस्य भी समझ लिया, राक्षस बोला। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं था, मैं ज्ञान की परीक्षा लेने वाला एक यक्ष था। मैं देखना चाहता था कि इस धरती पर सच्चा बुद्धिमान कौन है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि जीवन की समझ में होता है। इतना कहकर वो आकाश में विलीन हो गया। महाराज विक्रमादित्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कालिदास को गले लगाया और कहा, आज तुमने केवल मेरा राज्य ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की बुद्धि का मान बढ़ाया है।